सहारा प्रणाम। सारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। पीएम के संसदीय क्षेत्र से एनआईए ने आईएआईएस के सक्रिय सदस्य सिद्दीकी को गिरफ्तार जा रहा है कि बासित आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के क्रम में युवाओं का काम करता था और उसके पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव के साथ आपत्तिजनक लेख जब्त भी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए बात करते हैं निमेश राय से। निमेश, वाराणसी में एनआईए को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पीएम के संसदीय क्षेत्र से आईएसआईएस का सक्रिय गिरफ्तार किया गया है। पास से बहुत सारी चीजें बरामद हुई हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, ये कल देर शाम गिरफ्तारी हुई है एनआईए की तरफ से। और ये काफी अहम इसलिए है कि अभी कुछ दिनों पहले पीएफआई के भी चार लोग यहाँ से हिरासत में लिए गए थे। और उम्मीद ये कि उन्हीं से पूछताछ के आधार पर इस शख्स की निशानदेही हुई है। कलाम से इसका, और इसके ऊपर जो आरोप हैं वो नौजवानों को ब्रेन वॉश करके और आईएस के साथ जोड़ने का काम, एक तरह से नेटवर्किंग का काम था, नेटवर्क बड़ा करने का काम था। काफी चौंकाने वाला मामला इसलिए है क्योंकि पूर्वांचल में इसका मतलब ये है कि आईएस की दस्तक है और यहाँ पे इसके मॉड्यूल्स एक्टिव हैं या स्लीपर सेल के रूप में मौजूद जरूर हैं, तभी ये गिरफ्तारी हुई है। तो काफी अहम है और इसको क्रैक करने में एनआईए पूछताछ के बाद कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यानी पूछताछ के बाद और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। फिलहाल ये अहम अपडेट देने के लिए निमेश आपका शुक्रिया। शुक्रिया। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार की संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में यूपी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कोरोना टीकाकरण में अभी तक नंबर 1 स्थान पर काबिज उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस योजना के क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। पीएम मोदी ने बुधवार को गुजरात के राजकोट में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और उनकी टीम को सम्मानित किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ अन्य राज्यों के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रदेश की इस बड़ी उपलब्धि को सभी से साझा किया है। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया है और कहा है कि पीएम आवास योजना अर्बन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। यूपी की तरफ से यह पुरस्कार प्राप्त करने पर बेहद खुशी हुई। पुरस्कार मिलना अविस्मरणीय क्षण है। पीएम मोदी के हाथ से पुरस्कार प्राप्त करना बेहद अविस्मरणीय होता है। प्रदेशवासियों की ओर से उन्होंने हृदय से आभार व्यक्त किया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है यूपी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में यूपी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कोरोना टीकाकरण में अभी तक नंबर 1 स्थान पर काबिज उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस योजना के क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। और पीएम मोदी ने बुधवार को गुजरात के राजकोट में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और उनकी टीम को सम्मानित किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ अन्य राज्यों के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रदेश की इस बड़ी उपलब्धि को सभी से साझा किया है। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया है और कहा है कि पीएम आवास योजना अर्बन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। यूपी की तरफ से यह पुरस्कार प्राप्त करने पर बेहद खुशी हुई है। पुरस्कार मिलना अविस्मरणीय क्षण है। पीएम मोदी के हाथ से पुरस्कार प्राप्त करना बेहद अविस्मरणीय होता है। वासियों की ओर से उन्होंने हृदय आभार किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता जुड़े हैं। आलोक जी, इस खबर पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को अवार्ड मिला है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे कहा जा सकता है। पीएम शहरी योजना के तहत जिस तरीके से आवास देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के
दौरा किया गया है। और इसको लेकर कल राजकोट में जब प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान के लिए सम्मानित किया है। और यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने एक इस अवसर पर AK शर्मा जो कि नगर विकास मंत्री हैं उनकी भी तारीफ की है और वो भी मौजूद रहे हैं। तो फिलहाल ये एक बड़ी उपलब्धि है कि 6 साल के जिस तरीके से योगी सरकार ने काम किया है और प्रदेश में प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लोगों को आवास देने का काम किया है। और खास बात ये रही है कि बगैर किसी भेदभाव के ये आवास देने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आवास बनाने और सबसे ज्यादा लोगों को आवास पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा लोगों को घर की छत मुहैया कराने को लेकर यह सम्मान प्राप्त मिला है। जी बिल्कुल, पीएम मोदी ने यूपी को सम्मानित किया है और ये अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए आलोक जी आपका शुक्रिया। और आपको बता दें कि सीएम योगी प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां पर वो गोहनिया के वात्सल्य परिसर से संचालक डॉक्टर मोहन भागवत से शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर विद्यालय परिसर में ही बने हेलीपैड पर उतरा, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां लगभग 1 घंटे रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में छोटी दिवाली मनाएंगे। यहां रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे और सरयू घाट पर आरती में शामिल होने के साथ ही पीएम राम की पैड़ी पर होने वाले दीपोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पीएम शाम 4:55 पर भगवान रामलला विराजमान पहुंचेंगे और शाम 5:05 पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का दौरा करेंगे। 5:40 पर भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे और शाम 6:25 पर सरयू जी घाट पर आरती करेंगे। शाम 6:40 पर दीपोत्सव में शामिल होंगे और साथ ही शाम 7:25 पर ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी का नजारा देखेंगे। पीएम मोदी दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, सरयू घाट पर आरती में शामिल होंगे और राम की पैड़ी में भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को केदारनाथ जाएंगे, वहां पर विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे और 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ का दौरा करेंगे और सैनिकों के साथ इस बार दिवाली मनाएंगे। और अगली खबर देवरिया से है, जहां पर देवरिया के पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र में जनसंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं यूपी सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय किशोरी शाही के श्रद्धांजलि में शामिल होने आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी दिनों में होने वाले नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के सभी उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। मिशन 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ कहा कि देशद्रोह की बात करने वाले किसी भी संगठन की खैर नहीं है। बेहतर प्रदर्शन करती रही है पहले से, हम बहुत अच्छे कालखंड में हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी 2006 में 2012 में जब नगर निकाय के चुनाव हुए तो बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर था। पिछली बार 16 नगर निगमों के चुनाव हुए थे, 14 भाजपा जीती थी। 2 सीटें हम नगर निगम की हार गए थे, अलीगढ़ और मेरठ, और दोनों सीटें बीजेपी के अनुकूल हैं। 1995 से 2017 तक लगातार हम अलीगढ़ नगर निगम जीते, मेरठ भी हम लगातार जीते, लेकिन किन्हीं कारणों पर हम लोग दोनों सीटों पर चुनाव हार गए थे। हम लोग पूरी तैयारी करके, पूरी विशेष योजना बनाकर उन्हें जीतने की रणनीति के साथ हम मैदान में उतरेंगे। एक नगर निगम नया बना है शाहजहांपुर, लगभग 200 नगर पालिकाएँ हैं। हम लोगों ने सभी नगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों को, नगर निगमों को चिन्हित करके पार्टी ने तय किया कि हम सारे नगर निगम, सारी नगर पालिका, सारी नगर। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ बने रहिएगा, जल्द लौटेंगे। करुणा निधान वो
ज्यादा पुरुषोत्तम है। घट घट वासे वो सियापति सर्वोत्तम है। राघव रघुवीर वो रघुवंश के रघुनंदन है। दीपों के इस उत्सव में श्री राम का अभिनंदन है। श्री राम का अभिनंदन है। श्री राम का अभिनंदन है। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है। ज्योतिर्मय तेज है ये रोशनी की धार है। पाप पर प्रहार है सच की जीत की हुंकार है। दिए से दिया जलाए राम राज्य सरकार है। राम राज्य सरकार है। श्री राम का अभिनंदन है। श्री राम का अभिनंदन है। एक दिया राम जन्मभूमि के निर्माण का, एक दिया आस्था का, प्रेम का, विश्वास का, एक दिया अयोध्या के चहुमुखी विकास का, एक दिया सभ्यता परंपरा के मान का, एक दिया रोशन जन जन के कल्याण का, एक दिया तरक्की की ऊंची उड़ान का, एक दिया दीपों के नए कीर्तिमान का। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें। अलौकिक अयोध्या, आधुनिक अयोध्या। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिवसीय के दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। दौरे के पहले दिन पीएम बाबा केदारनाथ के दरबार में जाएंगे। पीएम के आगमन को लेकर युद्धस्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। 10 कुंटल फूलों से बाबा केदारनाथ धाम को सजाया जा रहा है। विश्व कल्याण के लिए प्रधानमंत्री बाबा केदारनाथ में महाअभिषेक करेंगे। पीएम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर से 200 मीटर आगे तक बैरिकेडिंग की जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पीएम सुबह 8:30 पर केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन पूजन करने के बाद धाम में सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास करेंगे और फिर शंकराचार्य समाधि के दर्शन करेंगे और उसके बाद पीएम मंदाकिनी और सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण करने के बाद वहां के मजदूरों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद पीएम हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर माड़ा गांव में रात्रि विश्राम करेंगे और दूसरे दिन पीएम भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे और वहां पर हो रहे मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्यों को भी देखेंगे। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि रोपवे में 4 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके निर्माण से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय का दौरा है और आपको बताते चले कि केदारनाथ से पीएम मोदी बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे और उसके बाद भगवान नारायण की भूमि पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। बद्रीनाथ धाम में पीएम के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करने के बाद पीएम जनसभा को संबोधित भी करेंगे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल का कहना है कि ये सौभाग्य है कि एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं और उन्हें पूजा संपन्न कराने का शुभ अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री और उनकी पूजा मेरे पास, हम प्रसन्न हैं और हम चाहते हैं कि इससे व्यवस्था, इससे आस्था, इससे धाम की ओर लोगों का झुकाव बढ़ेगा और ऐसा होना चाहिए। मैं तो भगवान बद्रीनाथ जी से निवेदन करता हूं कि आज तक मोदी जी केदार में रात्रिवास किए, केदार की व्यवस्था लगभग ठीक हो गई है, अब बद्रीवास की आवश्यकता है। अगर चाहें यहाँ वास करें तो यहाँ की कई समस्याएं उनके समझ में आएंगी और भगवान बद्रीनाथ से निवेदन है कि इस बार रात्रि निवास बद्रीनाथ में हो, ऐसी मेरी व्यक्तिगत कामना है। यह हमारा उत्तराखंड का एक बड़ा सौभाग्य होगा जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ष भगवान केदारनाथ जी और इस बार भगवान बद्री विशाल के
दर्शन को भी पधार रहे हैं। और जैसा कि कार्यक्रम के अनुसार 21 तारीख को प्रातःकाल माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ के दर्शन करेंगे, तदुपरांत भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को भी माना गांव के पास संबोधित करेंगे। तो इस प्रकार का जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का बन रहा है और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पूरी तरह से आपके स्वागत के लिए देश दुनिया से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के और पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी नेता काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से काफी लगाव रहा है, खासकर भगवान शिव पर उनकी खासी आस्था है। वो हर साल बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पीएम मोदी के दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी अपने दौरे में उत्तराखंड को कोई ना कोई बड़ी सौगात देंगे। मोदी जी का इस राज्य के प्रति लगाव है, स्नेह है और जब भी आए हैं हम हमारे राज्य के लिए कुछ न कुछ देकर गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है मोदी जी का ये दौरा भी जहां आध्यात्म से जुड़ा है वहीं साथ साथ इस विकास के लिए एक मैं कह सकता हूं कि एक व्यापक मील का पत्थर साबित होगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और देहरादून में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा नैनीताल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रिड्यूसिंग रिस्क कैपेसिटी बिल्डिंग इन द माउंटेन स्टेट विषयक कार्यशाला में सीएम धामी शामिल हुए। इसके बाद सीएम धामी सूरजकुंड फरीदाबाद में प्रस्तावित चिंतन शिविर के संबंध में तैयारी को लेकर बैठक करेंगे, जिसमें कई विषयों पर चर्चा होगी। ये बैठक डॉक्टर अब्दुल कलाम भवन में बैठक होगी। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि कांग्रेस अपने बुरे समय में ही दलितों को आगे करती है और उन्हें बलि का बकरा बनाती है, यह उनका छलावा है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि इन्होंने दलितों व उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व इनके समाज की हमेशा उपेक्षा व तिरस्कार किया है। इस पार्टी को अपने अच्छे दिन में दलितों की सुरक्षा व सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनके बलिदान का बकरा बनाना आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने अच्छे दिन के लंबे समय में अधिकांश गैर दलितों को एवं वर्तमान की तरह सत्ता से बाहर बुरे दिनों में दलितों को आगे रखने की याद आती है। क्या यह छलावा व छंद राजनीति नहीं? लोग पूछते हैं कि क्या यही है कांग्रेस का दलितों के प्रति वास्तविक प्रेम? इसी के साथ ही आपको बताते चले कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। यह छठी बार है कि जब कांग्रेस को कोई निर्वाचित अध्यक्ष मिला है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ उसका मैसेज, ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है। यकीन कीजिए मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। संवाद है तो समाधान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी मेहनत कर रही हैं, तो क्या माने कि ये मेहनत अपना दल के लिए कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं? मेरा जो परिश्रम है या मेरे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है वो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल
उपाध्याय ने जो सब भारत का लगता है कहीं साकार हो रहा है। माननीय अमित शाह जी के आने हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया है। आपको लगता है कि इस तरह राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है तो उचित है? मैं इसको प्रारब्ध भी मानती हूँ। जो प्रारब्ध में होगा, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, उसका वो काम करना पड़ेगा। तो मौर्य जी, हम माने कि उत्तर प्रदेश में जो सपना था उत्तम प्रदेश बनने का, वो पूरा हुआ। अर्थव्यवस्था हो, चाहे निवेश हो, चाहे सुशासन हो, चाहे गुंडे अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। रियो ओलंपिक से पहले आपकी सर्जरी भी हुई थी, उसके बाद भी आपने ओलंपिक खेला। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है, आप कितना सहमत हैं इससे? आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। आपका एक खास संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज ही रहेगा। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ संवाद सिर्फ सहारा समय न्यूज नेटवर्क पर। हापुड़ में जैसे जैसे दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे ही वैसे नकली और मिलावटी मिठाई बनाने वाले लोगों का धंधा जोरों पर है और खाद्य विभाग चैन की नींद सो रहा है। आपको बता दें कि हापुड़ के सिंभावनी के गांव रैचटी और धौलाना के गांव सोलाना में जमकर पाउडर से मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा है और उससे मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन मिलावटी मिठाइयों को खाने से अगर पब्लिक बीमार होगी तो आखिर कौन इसका जिम्मेदार होगा। दीपावली का त्योहार नजदीक आने से बाद में खाद्य विभाग के अधिकारी अपने दफ्तरों में आराम फरमा रहे हैं, जिसके चलते नकली और मिलावटी मिठाई बनाने वालों के हौसले बुलंद है। इसी के चलते वो मिलावटी मिठाई क्षेत्र में सप्लाई कर रहे हैं, जिससे लोगों के बीमार होने की प्रबल संभावना है। खाद्य विभाग के अधिकारी चेकिंग के नाम पर शहर की दुकानों में घुसकर खाना पूर्ति कर रहे हैं और वहीं धौलाना और सिंभावनी क्षेत्र में मिलावटी मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। खुफिया कैमरे में खुद मिठाई बनाने वाला कैसे असली, शुद्ध और नकली मिलावटी मिठाइयों के बारे में बता रहा है, यह आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं साफ तौर से कि किस तरीके से नकली सामान मिठाइयों में मिलावट किया जा रहा है, किस तरीके से मिलावटी करके मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, जिसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है, जिसको खाने के बाद से लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। ये जनपद में लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जो मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में लगातार जनपद में भ्रमणशील है और दिनांक 16-17 से 22 तक दीपावली का अभियान चल रहा है, जिसमें दूध के, मावे के, पनीर के या भी जो भी संदेहास्पद पदार्थ पाए जाएंगे उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर एक गांव में छापेमारी कर नकली रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली रसगुल्ले बरामद किए गए हैं। ये मामला चरथावल क्षेत्र के कुल्हेड़ी गांव का है, जहां पर टीम को नकली रसगुल्ले बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में किसी ने शिकायत की थी, जिसके बाद से टीम ने छापेमारी कर कई क्विंटल नकली रसगुल्ले बरामद कर उन्हें जेसीबी की मदद से जमीन में दबाया गया। तो वहीं साथ ही आगे भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर बरेली से है, जहां पर बरेली और उसके आसपास के जिलों में आई बाढ़ से फसलों और सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में आई बेमौसम बारिश से बरेली और बदायूं में रामगंगा और गंगा नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ से फसलों के साथ सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है और साथ ही संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना भी बढ़ गई है। कमिश्नर संयुक्ता समदर ने बरेली और बदायूं जिले की
बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, जिसमें वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाकर बाढ़ पीड़ितों से मिली और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिला। उन्होंने संक्रामक रोगों से निपटने के लिए ठीक से काम करने पर अधिकारियों को चेतावनी दी। और अब बाढ़ का पानी कम होना शुरू हो गया है, लेकिन वहीं किसानों का कहना है कि उनकी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। बाढ़ है यहाँ, पूरा जो है इलाका डूबा पड़ा है और धान की फसल और सब आप देख रहे हैं इधर। बहुत ज्यादा किसान जो है का धान डूब गया बिल्कुल, और फसलें वगैरह सब चौपट हो गई। फसलें चौपट हो गई। घर में पानी देखो तुम, यहाँ पे देखो भरा हुआ है, यहाँ ये सब भरे हुए हैं। इधर ये सब जो है, जो सामने टंकी बन रही वो भी सब डूबी हुई है। टंकी बिल्कुल जो है ऐसी जगह बना दी, हमने मना किया उन्होंने कि ऊंची जगह बनाओ, लेकिन वो टंकी पूरी बाउंड्री तक डूब गई है। तो गांव का रास्ता भी बंद है, निकासी मेन रास्ता जो है ये सब बंद है। उधर वाले कच्चा रास्ता है वो भी बंद है, उस पर भी पानी है। तो घरों में लोग कैद हो गए फिर तो? हाँ, घर में एक पगडंडी है, उससे निकल, बाकी जो है सब। तो घरों तक में पानी घुस गया है? हाँ, घर में घुस गया उधर, सब पंचायत घर है वो सब भरा पड़ा उधर। फसलें जो बर्बाद हुई हैं और जितने खेत आप देख ही रहे हैं सब सबमर्ज्ड हो गए हैं। जैसे ही पानी रिसीव होगा वैसे ही तहसील से हर बार कैलामिटी रिलीफ फंड के अंतर्गत जो ये तो देखो कैलामिटी, उसमें पूरी सर्वे होती है। सर्वे होने के बाद जो कैलामिटी रिलीफ फंड में जितना का मानक है उस हिसाब से पैसा आता है, पैसा मांगा जाता है और उस हिसाब से पैसा दिया जाता है। तो इसमें इस बार भी यही होगा। आपको पता हुआ है कि इस बार भी जब वो कुछ दिनों में जब वर्षा बहुत ज़्यादा होती थी, अतिवृष्टि के समय कुछ डेथ्स भी हुई हैं। उन डेथ्स में भी एक 4 लाख रुपीज़ का एक बेसिकली एक एक्स ग्रेशिया दिया जा रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई हुई है। तो बट ये है कि सर्वे के दौरान, सर्वे तब होगा जब पानी रिसीड करेगा। जब तक पानी रहता है तब तक बेसिकली हमें ये देखना है कि बीमारियां ना फैलें, पीने का पानी, खाने के भोजन में कमी ना हो और आवागमन रिस्ट्रिक्ट ना हो। तो अभी हमारा फोकस बेसिकली इन चीज़ों पे है। जैसे ही सबसाइड होगा वैसे ही तहसील प्रशासन पूरा डीएम साहब है वो पूरा सर्वे करा के जितना जिसका जितना बनता है वो पूरा किया जाएगा। और अब रुक करते हैं देवरिया की बरहज तहसील क्षेत्र का, जहां पर पिछले दिनों सरजू नदी में आई बाढ़ ने करीब 50 गांवों को चपेट में ले लिया था और भारी तबाही मचाई थी। वहीं फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। इसी को लेकर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों से रूबरू होकर राहत सामग्री और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। वहीं क्षेत्रीय विधायक दीपक मिश्रा ने भी कहा कि सभी बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी, राहत सामग्री वितरित कराई जाएगी और फसलों को पहुंचे नुकसान का मुआवजा किसानों को भी दिया जाएगा। बाढ़ का पानी पिछले 2-3 दिनों में उतरा है, यद्यपि खतरे के निशान से अभी भी सरयू जी ऊपर है। इसी क्रम में आज हमारे मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, हमारे सीएमओ और के साथ में गांव के आसपास के गांवों के प्रधानों से जो मौजूद लोग हैं उनके साथ में एक मीटिंग की गई है। उसमें गांव की जो समस्याएं हैं वो सफाई की, स्वास्थ्य की, पेयजल की और जहां पर पुलिया इत्यादि टूटी है या सड़क टूटी है या बिजली के खंभे वगैरह, ये सारे विषय महत्वपूर्ण हैं। उसी क्रम में हम लोग विनवापुरी गांव है जो आचार्य विनोबा भावे जी के नाम से बसा था, तो परिवार का आखिरी मजरा है। इसमें हम लोग यहाँ भी पानी भरा था, पानी निकल गया है, लेकिन अब हमारा फोकस, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारा फोकस बाढ़ के पुनर्स्थापन पर होगा कि ताकि हम लोग जो लोग डिस्टर्ब हुए हैं, असेट्स खराब हुए हैं, लोगों की दिनचर्या, उसको हम मूल स्वरूप में रेस्टोर कर सके। इसमें हमारे सीडीओ साहब की पूरी टीम लीड कर रही है। और चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के सह प्रायोजक है ओकाया ईवी। अब ओकाया फास्ट F2V ई स्कूटर 89,999 रुपए में और कार, लैपटॉप, टीवी, सिल्वर कॉइन और कैश जीतने का मौका भी। कोरोना टीकाकरण में नंबर 1 पर रहने वाली यूपी ने बनाया एक और रिकॉर्ड। पीएम आवास योजना अर्बन में यूपी को मिला अवार्ड।
पीएम मोदी ने किया सम्मानित। प्रयागराज के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से कर रहे हैं मुलाकात। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर मायावती ने ट्वीट कर कसा तंज और कहा कि बुरे वक्त में